जय हिंद दोस्त आज लेकर के आए हैं आपके लिए एएलपी सीबीटी 2 वालों के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का टेस्ट पेपर। ठीक है, तो ये टेस्ट पेपर दोस्त पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि हम डिस्कशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त ये चीजें जान लीजिए कि इस टेस्ट पेपर को जितने भी लोग अटेम्प्ट किए होंगे उनका तो स्कोर कार्ड देखेंगे ही, प्लस क्या करेंगे कि हम टेस्ट पेपर पे भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एएलपी सीबीटी 2 वाले जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होंगे उसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए, एक बात बता देते हैं आपको कि ट्रेड थ्योरी में जब तक आप पास नहीं होएगा तब तक आपका अगला पेपर जो बचा है वो बिल्कुल चेक नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे आप जितना भी नंबर उठा लीजिए अदर पेपर में, लेकिन आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी वाले पेपर में अगर आपका नंबर नहीं आया, ये थ्योरी वाले पेपर में, चाहे वो फिटर से हो, चाहे बिल्डर से हो, चाहे कोई भी हो, सबका अपना ट्रेड थ्योरी पेपर है। उसमें जब तक ट्रेड थ्योरी वाले पेपर में आप पास नहीं होइएगा दोस्त, आपका कोई भी पेपर चेक नहीं होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए दोस्त ये बिल्कुल जो है आप लोग अपना जो ट्रेड थ्योरी पेपर है उसको बिल्कुल कमांड करके रखिएगा। ठीक है, तो हम जो स्पेशल अभी तैयारी कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड थ्योरी का करवा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे ट्रेड थ्योरी के इलेक्ट्रिशियन वाले होंगे दोस्त, वीडियो को शुरू से अंत तक के वॉच कर दीजिएगा, क्योंकि काफी सिलेक्टेड है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए थे। ठीक है, अगर आप भी प्रैक्टिस सेट में भाग लेना चाहते हैं तो दोस्त आप भी ले सकते हैं। कहां से लेना है, कैसे लेना है, ये क्या करते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चंस डाले गए हैं उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे कि आप भी कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं कि इस सेट में जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी का उपयोग जो है आमतौर पे ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्पीड होता है उसको कंट्रोल करने में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए किसके बारे में दे दिया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दे दिया है। तो इन ऑप्शनों को अगर देखिएगा तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, और जिसने भी मारा है पढ़ करके दोस्त बिल्कुल करेक्ट मारे होंगे कि इसमें जो होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का इस्तेमाल जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने में किया जाता है। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि सिर्फ इसका ही इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का ही इस्तेमाल जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल करने में नहीं किया जाता। इसके अलावा भी और हैं जिसके मदद से दोस्त हम ये जो है मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर को। कौन कौन है थोड़ी सी ये जान लीजिए। दूसरी बात जान लीजिए, पहला तो ये देखिए लिए, दूसरी बात आपको बताते हैं कि दूसरा किससे कर सकते हैं, तो पोल को आप चेंज कर दीजिएगा, मोटर के पोल को, तो उससे उसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरी चीजें ये बताते हैं कि रियो स्टेट होता है, रियो स्टेट के द्वारा भी कंट्रोल आप कर सकते हैं। चौथे नंबर होता है कि ऑटो स्टार्टर होता है। तो दोस्त इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसके तहत हम ये जो इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्त। इसका पीडीएफ आपको हम बिल्कुल टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। अगर पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग टेस्ट दिए हैं वो तो पीडीएफ ले ही लेंगे, उनका ये डिस्कशन चलिए रहा है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट से भी ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए दिखाते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्त। ये चीज कहता है कि विद्युत उपकरण में लगी आग को कौन सी अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए, चाहे किसी वजह से आग लग जाए, तो उसको जो है क्या किया जाए कि उसको बुझाने के लिए हम इसमें से किस अग्निशामक का उपयोग करेंगे। देखिए, वैसे तो बहुत सारे अग्निशामक यंत्र होते हैं जिसका उपयोग जो है दोस्त हम उसकी आग को बुझाने में करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन के अनुसार अगर चले तो इसमें किस टाइप के जो है अग्निशामक का उपयोग करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लगे आग को बुझाने के लिए। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या? हेलेन टाइप। हेलेन टाइप के अग्निशामक का हम उपयोग करेंगे अगर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आग लगी हो तो। हेलेन टाइप में क्या होता है अग्निशामक में, ये जान लीजिए, उसमें ब्रोमीन और क्लोरीन के परमाणु मिले होते हैं जो आसानी से क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लगी आग को बुझा देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए कहता है किस प्रकार की सोल्डरिंग का फ्लक्स का उपयोग करते हैं। देखिए, जो गैल्वेनीकृत किया रहता है, गैल्वेनीकृत लोहा जो होता है, तो लोहा के गैल्वेनित करने के लिए क्या करते हैं, उस पर जस्ते का परत चढ़ा देते हैं। ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े हैं। लेकिन उसमें सोल्डरिंग अगर करना हो तो सोल्डरिंग करना है तो इसमें से किस फ्लक्स का यूज करेंगे हम, ये जानना है। ठीक है, देखिए अगर कोई लोहा गैल्वेनीकृत किया हुआ है, अगर उसको हमें क्या करना है कि वेल्डिंग करना है, तो उसमें वेल्डिंग करना है तो उसमें किस फ्लक्स का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले फ्लक्स का। किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले फ्लक्स का, ध्यान रखिएगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले फ्लक्स का यूज करते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग में। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन।
हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि सीसा अम्ल बैटरी दे दिया है कि सीसा अम्ल बैटरी में क्या होता है कि नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए, ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए इसमें से कौन सा पदार्थ जो है उपयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है, ये जानना है। देखिए सीसा अम्ल वाले जो बैटरी होते हैं उसमें नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो स्पंजी सीसा का, किसका, स्पंजी सीसा का। ध्यान रखिएगा स्पंजी सीसा आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सेकेंड नंबर जो दिख रहा है सो इसका इस्तेमाल जो है दोस्त किया जाता है नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए। जान लीजिए नेगेटिव प्लेट को दोस्त एनोड कहा जाता है और जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, ठीक है, जो लेड ऑक्साइड से बने होते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ तो अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा नेक्स्ट। ये आपका कंसील्ड वायरिंग दे दिया है कि कंसील्ड वायरिंग का फायदा क्या होता है। दोस्त कंसील्ड वायरिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं लेकिन हमको ऑप्शन के अनुसार चलना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके अलावा भी आपको हम बता देंगे कि कंसील्ड वायरिंग का फायदा क्या होता है। देखिए कंसील्ड वायरिंग करने से इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि नमी से सुरक्षा मिलती है। क्या, नमी से सुरक्षा। देखिए कंसील्ड वायरिंग जो करते हैं तो दोस्त कंसील्ड वायरिंग से नमी से सुरक्षा मिलती है। जो अपने घर में क्या होता है ना कि सीपेज वाला आ जाता है, सीलिंग आ जाता है, वो छिप जाता है कंसील्ड अगर वायरिंग करते हैं तो। दूसरी नंबर ये चीज जान लीजिए कि खूबसूरत दिखता है। तीसरी नंबर की मजबूत भी होता है। चौथी नंबर की दोस्त ये खुला इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सब जो है कंसील्ड वायरिंग के क्या है कि फायदे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एमसीबी का विस्तार बताना है कि क्या होता है, मतलब एमसीबी का जो है फुल फॉर्म बताना है। तो सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग इलेक्ट्रिशियन से है, ट्रेड पढ़े हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है। दोस्त मिनिएचर क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं एमसीबी को। तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। आईई नियमों के अनुसार कहता है, ठीक है, आईई नियमों के अनुसार जो सब सर्किट पावर सब सर्किट होता है उसमें दोस्त कितना तक के अधिकतम जो है उस पर लोड दे सकते हैं, हमें यह जानना है। आईई नियम के अनुसार मतलब क्या, आईई होता है क्या है दोस्त, आईई कहने का मतलब होता है इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल। तो इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के मुताबिक अगर देखा जाए तो पावर सब सर्किट जो होता है उस पर आप कितना अधिकतम जो है लोड दे सकते हैं, कितना परमिटेड मिला हुआ है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, इसमें से जिसने भी मारा होगा ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट मारा है। 3000 वाट तक के दोस्त आप सब पावर सर्किट में लोड दे सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की स्थिति में कहता है कि गलत इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की स्थिति के कारण कहता है कि त्रुटि अगर होती है तो वो किस तरह की त्रुटि होती है, हमें यह जानना है, ठीक है। फटाफट ऑप्शन देखिए और बताइए। तो चलिए ये आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी डिवाइस से, अगर मान लीजिए किसी चीज का मेजर कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से आप वोल्टेज अगर करंट ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बैटरी होती है, पेंसिल वाली बैटरी होती है, उसका वोल्टेज ले रहे हैं, तो उसका वोल्टेज कितना होता है दोस्त, 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है। मान लीजिए कि उसमें आपको जो है दिखा रहा है कि नहीं 2.5 वोल्ट है, 5 वोल्ट दिखा रहा है, तो ये किसका दोष है, ये आपके नजर का दोष है? नहीं, आपके नजर का दोष नहीं है दोस्त, ये डिवाइस की त्रुटि है, ये डिवाइस की एरर है, ये डिवाइस में फॉल्टी हो सकता है। तो ये डिवाइस एरर इसको बोला जाता है, ठीक है, ना कि आपकी नजर का दोष बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, मानव का किसी तरह का त्रुटि होता है, ये जब भी होता है डिवाइस त्रुटि होता है, डिवाइस एरर होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग के टाइम में ऐसा होता है कभी कभी। चलिए जैसे कि हम लोग भी है, जॉब में है, तो हम लोग जो है क्या होते हैं कि जब कभी कभी क्या होता है कि पावर को लेना होता है तो वोल्टेज वोल्टेज चेक करना होता है, तो होता है कभी इलेक्ट्रिकल जो है इंस्ट्रूमेंट में दिक्कतें होती है, तो उसको क्या होता है ना कि भेज दिया जाता है ठीक करने के लिए लैब में, तो लैब में जाता है, उसका जो है ठीक करके आता है, या तो दूसरा जो है क्या होता है कि परमिशन मिलता है, उसको लेटर दे करके हम लोग जो है दूसरा मंगवा लेते हैं। तो ये सब चीजें होती है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि यंत्र में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है। तो यंत्रों में संवेदनशीलता जो होती है, सेंसिटिविटी जो होती है इंस्ट्रूमेंट में, उसकी यूनिट क्या होती है ये जाना है। देखिए सेंसिटिविटी की इंस्ट्रूमेंट में जो सेंसिटिविटी होती है उसकी यूनिट की अगर बात कर लेते हैं तो वो ओम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है? ओम प्रति वोल्ट होता है, ठीक है। देख लीजिए ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ओम प्रति वोल्ट, ये आपका सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी का यूनिट होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये दे दिया कि माइक्रो ओवन जो होता है, सो माइक्रो ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रोन ट्यूब में जो फिलामेंट वोल्टेज क्या कारण कितना का होता है ये बताना है, ठीक है। देखिए ओवन में जो होता है, जो मैग्नेट्रोन जो है ट्यूब फिलामेंट का वोल्टेज जो होता है दोस्त कितना होता है, 3
3 से 3.5 वोल्ट के आसपास में उसका होता है, 3 से 3.5 वोल्ट के आसपास में एसी वोल्टेज होता है। तो 3 से ऊपर ही रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। 3.5 वोल्ट के आसपास में ही इसको मेजर मतलब ज्ञात किया जाता है, मतलब मिलेगा आपको ये चीजें देखने के लिए। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, तो ऑप्शन में ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा 3.2। बाकी जो है 3 है, 3 से नीचे है सब, ये 3 से ऊपर ही रहता है, 3 3.5 के आसपास में रहता है वोल्टेज एसी में, ठीक है। माइक्रोवेव जो ओवन मैग्नेट्रोन ट्यूब फिलामेंट जो होती है वोल्टेज उसका, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि ट्रांसफार्मर के तेल में क्या होता है, ट्रांसफार्मर के तेल होता है उसमें क्या होता है कि क्रैकल टेस्ट किया जाता है। तो क्रैकल टेस्ट क्यों किया जाता है हमें यह जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, फटाफट बता दीजिए कि क्रैकल टेस्ट क्यों किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर का तेल जो होता है उसमें क्रैकल टेस्ट इसलिए किया जाता है कि ऑयल में यह पता लगाया जा सके कि ऑयल में पानी की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा या नमी की मात्रा को पता करने के लिए यह क्रैकल टेस्ट कराया जाता है ट्रांसफार्मर के ऑयल को, ठीक है। नमी या पानी की मात्रा कितनी उपस्थित है उसमें ये चीजें देखने के लिए। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो दोस्त ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसकी नमी को चेक करता है कि कितना ट्रांसफार्मर के ऑयल में नमी है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत मात्रा का सूत्र मतलब क्या, विद्युत किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग जो है क्या कहते हैं कि करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। तो इसमें आवेश कहते हैं, आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। तो ये जान लीजिए कि आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो I इंटू टी होता है, इसमें क्या I धारा होता है, T क्या होता है, समय होता है। तो धारा और समय को क्या कहते हैं हम लोग जो है Q से इसको सूचित करते हैं, विद्युत धारा की मात्रा होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कितना आवेश प्रवाह हो रहा है ये उसके धारा और जो है समय के गुणनफल पे डिपेंड करता है। तो ये आपका ऑप्शन देख लीजिएगा, ये आपका क्या है कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप देखिएगा। हाँ देख लीजिए, ये अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि श्रेणी प्रपथ में कहता है कि किसका उपयोग करते हैं, इसमें से दिखना है। तो इसमें से कौन सा जो है आपका ये इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जो श्रेणीकरण में यानी सीरीज सर्किट में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं कि ये सीरीज में कनेक्टेड होता है, ये फर्स्ट नंबर क्या, फ्यूज। फ्यूज को दोस्त जो है सीरीज में कनेक्ट करके रखते हैं, जान लीजिए। बाकी घर का जो वायरिंग लैंप जो लगा रहता है वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है वो भी पैरेलल में कनेक्टेड होता है। आमीटर जो होता है पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ एक बात और जान लीजिए ये चीजें कि जो लोग टेक्नीशियन का एग्जाम दे रखे हैं दोस्त, ये 6 तारीख से आप लोगों का क्या होगा कि आंसर किया जाएगा। इसके लिए अलग से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये चीजें बना भी रखा है, दिखा दिया है। तो 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक के क्या होगा कि आप लोगों का आंसर की चेक हो जाएगा। तो जो लोग टेक्नीशियन का एग्जाम दिए हैं दोस्त, अपना आंसर की जाकर के चेक कर लीजिएगा 6 तारीख के बाद से, ठीक है। 6 तारीख से शुरू हो जाएगा आपका। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि कौन सा कारक जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। तो विद्युत क्षेत्र की ध्रुवीयता को प्रभावित करने वाला इसमें कारक बताना है कि कौन सा कारक है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, जिसने भी मारा है बिल्कुल करेक्ट होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। स्ट्रेंथ ऑफ करंट के स्ट्रेंथ से क्या होता है कि उसकी ध्रुवीयता जो होती है वो प्रभावित होती है, चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवीयता। अब इसके अलावा भी जान लीजिए कि करंट स्ट्रेंथ के अलावा भी होते हैं, मतलब कि ये धारा की शक्ति के अलावा, मतलब धारा की शक्ति कहने का मतलब क्या होता है कि आप जितना धारा प्रभावित कीजिएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो वो उसके थ्रू जो है क्या होता है कि ध्रुव जो है प्रभावित होती है। दूसरी चीजें ये जान लीजिए कि नंबर ऑफ क्वाइल्स पे भी डिपेंड करता है कि क्वाइल्स की संख्या आप जितना ज्यादा बढ़ाइएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का कोर मटेरियल है, उस पे भी जो है क्या होता है कि प्रभावित होता है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ आपको 1-2 दिन में मिल ही जाएगा। तो पीडीएफ से आराम से क्या कीजिएगा कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि 2 वाट मीटर दे दिया है, 2 वाट मीटर दे दिया है। एक तो W1 दे दिया है, W2 दे दिया है। इसकी कुल शक्ति की गणना हमें करना है। तो कुल शक्ति की गणना कैसे करते हैं ये जानना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी में WT को क्या किया जाता है कि रिवर्स बदल दिया जाता है, मतलब उल्टा कर दिया जाता है, तब इसमें आपको कुल इसकी जो है शक्ति की गणना करना है कि कितना होता है। देखिए वाट मीटर W1 W2 की अगर हम सीधी रूप में अगर देख ले, सिंपल वे में कि अगर हमें गणना करनी है कुल पावर की, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि कुल पावर P बराबर जो होता है W1 प्लस WT होता है। क्या होता है W1 प्लस W2, ये क्या होता है कि कुल पावर का गणना करने की ये फॉर्मूला होता है वाट मीटर की, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि W2 जो है उसको क्या किया जाता है कि उल्टा
कर दिया जाता है। उल्टा करने पे क्या होगा कि रिवर्स आ जाएगा, रिवर्स में आने पे क्या होता है कि माइनस लग जाएगा। तो अब आपका P बराबर जो होगा W1 माइनस W2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये माइनस में जाएगा मतलब W1 माइनस W2 हो जाएगा। तो इस ऑप्शनों में से देखिए फटाक से बताइए कि W1 W2 है कहां। तो ये है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि W1 माइनस W2 ये गणना करने का इसका करेक्ट फॉर्मूला है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं, हमें यह जानना है। देख लीजिए इसमें से आप फटाफट बता दीजिए कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का यूज करते हैं। देखिए आर्क वेल्डिंग में होता है ना कि दोस्त, आर्क वेल्डिंग जब जरूरत पड़ती है करने के लिए, उसमें क्या चाहिए हमें, आर्क वेल्डिंग करने के लिए हाई करंट चाहिए और लो वोल्टेज चाहिए। क्या, हाई करंट लो वोल्टेज चाहिए। और ये किसमें होगा, इन चारों में से देख लीजिए ये किसमें होता है दोस्त, ये होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। किसमें, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में ये आपका हाई करंट लो वोल्टेज होता है जो मेंटेन करके रखता है, इसके अलावा किसी में नहीं होता है। तो आर्क वेल्डिंग में आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, इसी कंपाउंड डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल कीजिएगा। ये थर्ड नंबर जो है सो, ठीक है, तो इसको याद रखिए, ये थर्ड नंबर है ना, ये थर्ड नंबर है, तो इसको याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया है आपको कि पोल है डीसी मोटर आर्मेचर, पोल डीसी मोटर आर्मेचर में कह दिया है कि डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं यह जानना है। देखिए डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग के लिए अगर कह देगा कि लैप बाइंडिंग में आर्मेचर के लिए, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग आर्मेचर के लिए कितने समांतर रास्ते होते हैं, तो दोस्त ये चीजें जान लीजिए कि 8 रास्ते होते हैं। कितने रास्ते होते हैं, 8 रास्ते होते हैं। ठीक है, ये भी 4 पोल में होता है। ठीक है, किसके लिए, 4 पोल के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 8 पोल, 8 मतलब 8 समांतर रास्ते होते हैं, 8 पैरेलल वे। ठीक है, चलिए हाँ अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये दिया कि यदि भार बढ़ता है तो, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो कम हो जाता है। वो किसके कारण होता है दोस्त, ये जो होता है वो आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होता है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ने से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है, हाँ ये है, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से हो जाता है। चलिए अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या था, इन्वर्टर। इन्वर्टर का दोस्त काम क्या होता है, तो घर में हम लोग लगाते हैं इन्वर्टर, हमको पता है कि इन्वर्टर का काम क्या होता है, बैटरी से कनेक्टेड होता है, घर में बिजली सप्लाई करता है। तो वो क्या करता है, बैटरी में डीसी होता है, घर में जो पावर सप्लाई होता है वो एसी होता है। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, यही इन्वर्टर का काम होता है। ठीक है, तो आपका डीसी से एसी कन्वर्ट करता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। कभी कभी रेक्टिफायर के बारे में पूछ देता है, तो इसको याद रखिएगा, रेक्टिफायर जो करता है वो एसी को डीसी में बदलता है। तो ये फर्स्ट नंबर तब मार दीजिएगा अगर रेक्टिफायर के बारे में पूछ देगा। तो ये इन्वर्टर के बारे में पूछा है इसलिए इन्वर्टर हम मार दिए हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कौन सा, कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है बिना इनपुट का एसी सिग्नल जो है उत्पन्न करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ये चीजें। देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें इनपुट तो नहीं देंगे लेकिन आपका एसी सिग्नल जो है क्या करेगा कि वो उत्पन्न करता रहेगा। तो ये ऑसिलेटर सर्किट होता है। क्या होता है, ऑसिलेटर, सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटर सर्किट ही क्या करता है कि बिना इनपुट के एसी सिग्नल जो है उत्पन्न करते रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कि ऑसिलेटर सर्किट, दोलित्र जो है सर्किट कह सकते हैं इसको, परिपथ। चलिए हाँ देख लीजिए ये अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि पनबिजली होता है जहां से क्या होता है कि पानी के थ्रू जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। तो वैसे स्टेशनों पे क्या होता है कि पेन स्टॉक का काम क्या होता है ये हमें जानना है। देखिए पेन स्टॉक को थोड़ा सा समझ लीजिए, पेन स्टॉक होता क्या है, पनबिजली जहां पे बनती है, पानी से जहां बिजली बनती है वहां पे पेन स्टॉक का काम होता है। पेन स्टॉक करता क्या है कि पानी को उठा करके टरबाइन के पास लाने का काम करता है। क्या करता है, पेन स्टॉक पानी को टरबाइन तक के पहुंचाने का काम करता है। ये चीजें जान लीजिए। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देख लिया जाए तो दोस्त ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये टरबाइन तक के पानी को पहुंचाने का काम करता है। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि पेन स्टॉक मतलब क्या, पेन स्टॉक जो होता है एक नली की तरह होता है। क्या होता है, नली की तरह होता है, उसमें वाल्व लगी होती है। कितना पानी हमें जो टरबाइन तक के छोड़नी है ये पेन स्टॉक काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। टरबाइन को कितना तेजी से नचाना है, ये पेन स्टॉक से कितना तेजी से पानी छोड़ेंगे टरबाइन उतना तेजी से नचेगा। तो टरबाइन तेजी से कितना नचेगा, जितना तेजी से पानी बहेगा, तो वो पेन स्टॉक का काम होता है, उसका पेन स्टॉक का काम होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं।
देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि स्वचालित जो है क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक जो है स्टेबलाइजर होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, वो किस तरह के फीड नेटवर्क का जो है उपयोग किया जाता है उसमें ये जानना है। देखिए उस ऑटोमेटिक जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है उसमें दोस्त जो होता है किस तरह के फीडबैक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो इस ऑप्शन को देखिए फटाफट बता दीजिए। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। क्या? वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का। तो ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। जैसे कि सर्वो जो है क्या होता है कि मोटर होता है, ठीक है, सर्वो करके सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है वो होता है, वो क्या करता है कि जो है दोस्त बाहर से कितना वोल्टेज आ रहा है, किसको कितना वोल्टेज देना है, ये सर्वो जो है ऑटो सर्वर जो है सर्वो मोटर होता है, वोल्टेज मोटर जो होता है उसका काम होता है। वो वोल्टेज को क्या करता है कि पूरा तरह से स्टेबलाइजर करके स्टेबल करके रखता है, ठीक है। वो घटे बाहर घट रहा है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसे मतलब नहीं है, बस ये क्या करता है कि एक मोटर की तरह होता है ट्रांसफार्मर, जो क्या करता है कि रोटेट करता है, रोटेट कर करके क्या करता है कि वोल्टेज को स्टेबल करने का काम करता है, ठीक है। आगे हमको कितना वोल्टेज देना है ये फिक्स रहता है, चाहे बाहर से इनपुट में कितना भी वोल्टेज कम आए या ज्यादा है, उसे इस मोटर को कोई मतलब नहीं रहता है। ये कंट्रोल करके आउटपुट में जो फिक्स रहता है उसी चीज को ये भेजने का काम करता है, ठीक है। तो ये डिवाइडर नेटवर्क के तहत आता है, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के तहत, ठीक है, कि सबको समान रूप से देना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्टेड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक खुले परिपथ में दे दिया है कि प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो एक ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान पूछा जा रहा है कि कितना होगा। दोस्त आपको बताते हैं करेक्ट आंसर कि ओपन अगर सर्किट होगा तो नोड जो होता है उसका नोड, ओपन सर्किट का जो नोड होता है उस पर किसी तरह का धारा नहीं होता है, किसी तरह का आवेश भी नहीं होता है। जब आवेश नहीं होता है तो उस पर करंट का मान होता नहीं, करंट का मान क्या होता है कि जीरो होता है। और जहां करंट का मान जीरो होता है वहां पे प्रतिरोध का मान इन्फिनिटी होता है। कैसे होता है? तो ओम्स लॉ से पढ़े होइएगा आप लोग, V बराबर आई इंटू आर। तो आर बराबर क्या होता है? V बाई आई होता है, V बाई आई होता है। तो आई क्या होता है कि जीरो है, तो जीरो जब रखिएगा भाग कीजिएगा वोल्टेज में तो आपका क्या आएगा? इन्फिनिटी रेजिस्टेंस आएगा। तो नोड पे किसी तरह का आवेश नहीं होता है, किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, तो उस पे करंट का वैल्यू भी जीरो होता है। इसलिए वहां पे क्या होता है कि खुले परिपथ में, ओपन सर्किट में आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो ध्यान रखना है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि इन्फिनिटी होता है। दोस्त पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, हमें यह जानना है। देखिए विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करने वाले को बताना है कि कौन करता है। तो देखिए इन सभी को ऑप्शनों को देखिए, फटाफट बता दीजिए कि कौन सा कारक है, कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक क्या क्या करता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के जो पोलरिटी होता है उसको दोस्त जो है इफेक्टेड करने का काम करता है। दोस्त आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या करता है कि पोलरिटी को इफेक्टेड करता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इंपॉर्टेंट है दोस्त, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्त बिल्कुल इसका जो है क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टेस्ट से तो बिल्कुल जाकर के ज्वाइन हो जाइए आज के आज, क्योंकि दोस्त अब आपके पास समय नहीं है। तो जो लोगों का दोस्त क्या है कि जर्नल में अगर चाहे 40 से ऊपर मार्क्स है या 40 के आसपास में भी है आप लोगों का पहले वाले सीबीटी 1 में, तो दोस्त आप एएलपी सीबीटी 2 के लिए एकदम तैयार ही हो जाइए, क्योंकि दोस्त समय नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आते ही 1 महीने के अंदर आपका सीबीटी 2 हो जाएगा। तो जब तक आप जो है ट्रेड थ्योरी का तैयारी कीजिएगा कि उसका तैयारी कीजिएगा साइंस वाला का, तो पता ही नहीं चलेगा, उसमें दिमाग होच पोच हो जाएगा, कुछ भी तैयारी नहीं कर पाइएगा। इसलिए धीरे धीरे जो है मटेरियल को लेते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, तैयारी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कौन सा पदार्थ जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इसमें से देख लीजिए, बता दीजिए कि कौन सा जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो कौन है। तो इसमें तांबा को जो दोस्त जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। तांबा के अलावा भी होते हैं, टंगस्टन भी होते हैं, ऐसे सोडियम भी होते हैं। ये सब क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि बैटरी की क्षमता किसमें जताई जाती है, मतलब बताई जाती है, ये जानना है, ठीक है। तो देखिए बैटरी की जो क्षमता होती है दोस्तों उसको एएच में मापा जाता है। किसमें? एएच में, मतलब एम्पियर इंटू घंटा होता है, ठीक है। तो वो एएच होता है। ए मतलब कि एम्पियर है, एच मतलब आवर। तो एम्पियर घंटा में उसको क्या करते हैं कि मेजर करने का काम करते हैं, ठीक है। बैटरी की क्षमता को दिखाते हैं। तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, एम्पियर घंटा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। हाँ देखिए एल श्रेणी का कहता है एमसीबी जो होता है वो किस प्रकार के जो है भार को सुरक्षित
किया जाता है, ये हमें यह जानना है। तो एल टाइप का जो श्रेणी वाले एमसीबी होते हैं वो किस तरह के भार को सुरक्षित करता है? तो दोस्त जितने भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट वाले जो होते हैं, उपकरण होते हैं, उसको क्या करते हैं कि एल टाइप जो है, एल टाइप वाले श्रेणी जो होते हैं एमसीबी, उसके द्वारा क्या होता है कि उसके भार के को सुरक्षित करने का काम करता है। जैसे कि इसमें से देख लीजिएगा, तो कौन सा हीटिंग वाला आपको मिल जाएगा? ये सेकेंड वाला, ये सेकेंड गीजर जो करते हैं ना, पानी उनी को, ठंड का मौसम है, गर्म करने का काम करते हैं, तो वो हीटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट में एल टाइप का एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ गीजर की हम बातें नहीं कर रहे दोस्त, इसके अलावा भी जैसे कि इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, चूल्हा हो गया, उसमें भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे हीटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं एल टाइप का एमसीबी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि लुमिनियस का फ्लक्स का इकाई बताना है कि लुमिनियस फ्लक्स का इकाई क्या होता है। देखिए, लुमिनियस फ्लक्स का यूनिट अगर इकाई देखा जाए तो दोस्त वो ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, ल्यूमेन। इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि सीआरओ द्वारा किसकी मात्रा को जो है मापा जाता है, ये जानना है। देखिए, सीआरओ कहने का क्या मतलब होता है दोस्त? कैथोड रे जो है ऑसिलेटर करके होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, करंट ऑसिलियोस्कोप करके होता है, कैथोड रे ऑसिलियोस्कोप करके होता है सीआरओ। तो वो जो है किसके द्वारा किसकी मात्रा को मापा जाता है, ये जानना है। देखिए, इसमें जो है सीआरओ के द्वारा जो होता है ना, वो मापा जाता है फ्रीक्वेंसी को। किसके द्वारा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सीआरओ के द्वारा किसकी मात्रा को मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी की मात्रा को मापा जाता है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी की मात्रा को ही नहीं मापा जाता है, आपको हम और बता देते हैं जो इसको मापा जाता है। तो सीआरओ के द्वारा जो है, एक तो फ्रीक्वेंसी हो गया, दूसरा करंट भी होता है, तीसरा जान लीजिए ये चीजें कि वोल्टेज भी होता है, चौथा जो आरएमएस जो वोल्टेज होता है उसको भी मेजर करने का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो सीआरओ के द्वारा जो है मेजर किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दोस्त दे दिया है कि ईडी करंट ड्राइव के लिए, कहता है ईडी करंट ड्राइव के लिए किस यंत्र का जो है दोस्त, किस यंत्र प्रणाली का दोस्त इस्तेमाल करते हैं, हमें ये जानना है। ठीक है, देख लीजिए, हाँ, ईडी करंट ड्राइव में कहता है के लिए जो है किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह जाना है। तो इस ऑप्शनों में से देख लीजिए, किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करेंगे ईडी करंट ड्राइव के लिए, हमें यह जाना है। देखिए, ईडी करंट ड्राइव के लिए जो है किस प्रकार के नियंत्रण का उपयोग करते हैं, किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हैं, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्या? स्लीप कंट्रोलर के द्वारा क्या होता है कि ईडी करंट का जो है दोस्त जो है कंट्रोल करने में काम आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अच्छा दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 30 थे टेस्ट में, जो आपका इलेक्ट्रीशियन से था, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से ही क्वेश्चन थे, ये 30 आपका जो है टेस्ट में दिए गए थे। अब क्या है कि दोस्तों, अब ये चीजें दिखा देते हैं कि जितने भी लड़के ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, उन सबका क्या करते हैं कि एक एक करके हम उनका स्कोर कार्ड देख लेते हैं। उससे पहले स्कोर कार्ड देखने से पहले क्या करते हैं कि आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग टेस्ट कहां से देख सकते हैं, कहां से नहीं देख सकते, क्योंकि आप वेट कर रहे होंगे। तो आपको बताते हैं दोस्त, इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसी में क्या कर सकते हैं कि आप जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का आप टेस्ट दे सकते हैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो इसको फटाफट क्या कीजिए कि जाकर के ईआरसीबी सर के नाम से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फोन में, और यहीं से आप क्या कर सकते हैं एएलपी 2 के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि जाइए फटाफट जाकर के क्या कीजिए कि इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में। ये प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं कि जितने भी लड़के ने क्या किया है कि इसे टेस्ट दिए हैं, उनका क्या करते हैं कि एक एक करके हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है और कितने रैंक पे बने हुए हैं। देख लीजिएगा, देख लीजिए, ये पहले नंबर की अगर बात कर लेते हैं, जैसे कि 30 क्वेश्चन था, प्रत्येक क्वेश्चन का 3-3 मार्क्स था, तो 30 90 नंबर हो गया। अब प्रत्येक गलत के लिए कितना 0.33 मार्क्स जो है कट कर देंगे नेगेटिव, रेलवे के नियम के अनुसार। ठीक है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई किया गया था इसमें, तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए पहले नंबर की अगर बात कर लेते हैं, ये श्रीकांत है जो अच्छा नंबर लेकर के है, बहुत अच्छा 48 लेकर के है। दोस्त, ट्रेड थ्योरी में आपका पास होना बहुत जरूरी है, अगर पास नहीं होइएगा तो फिर अगला पेपर चेक होने वाला है नहीं। ठीक है, जो भी जितना भी और पेपर में नंबर लिया ये कोई मतलब नहीं है जब तक ट्रेड थ्योरी आपका नंबर क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर है, इसी पे मेहनत कीजिएगा कस के। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि इंद्रजीत कुमार है। तीसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, तीसरे नंबर पे ये सरिता राय है जो तीसरे नंबर पे है, बहुत अच्छा है। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, ये मोहन कुमार है। पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं
तो 5वें नंबर पे कौन है कि अमित कुमार है। 6ठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुदामा माइली करके हैं जो 6ठे नंबर पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए ऐसे लोग। अगर देख लीजिएगा 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुदामा करके है, सुदामा माहिली ही है, ये 7वें नंबर पे नहीं 6ठे नंबर पे ही है, 6ठे नंबर पे ही बने हुए हैं। 7वें नंबर पे कौन है कि सचिन कुमार है। 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 8वें नंबर पे देख लीजिएगा सुरवेंद्रा है। 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 9वें नंबर पे ये नायरा करके है, ठीक है, जो आपका 9वें नंबर पे। 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राम सेन है, ठीक है। तो दोस्त 10 ही लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में अटेम्प्ट किया, लेकिन परचेज बहुतों लोगों ने किया है। दोस्त आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए, आपका नंबर अगर 40 के आसपास में जर्नल का है तो आप जाकर के एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए, ठीक है। परचेज कर लिए हैं ये चीजें सोच करके कि चलो रिजल्ट आएगा तो टेस्ट देंगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो टेस्ट नहीं देंगे, फिर तैयारी क्यों करें। तो दोस्त तैयारी कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आ सकता है, 40 के ऊपर जनरल वालों का है तो आप तैयारी कीजिए। ओबीसी वाले अगर जो आपका 35 भी है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले, तो आप भी प्रिपरेशन में लग जाइए। एससी वाले आपका अगर 30-32 के ऊपर अगर जा रहा है एससी एसटी, तो आप भी प्रिपरेशन में लग जाइए। इसलिए आपको बता रहे हैं कि प्रिपरेशन में लग जाइए। आपको दोस्त टाइम नहीं मिलेगा रिजल्ट आने के बाद, सीबीटी 1 आने के बाद, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जाइए आप क्या कीजिए कि आज भी आपका टेस्ट जो है 2nd नंबर टेस्ट एक्टिव है, जाकर के टेस्ट क्या कीजिएगा कि दे दीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके टेस्ट दे दीजिएगा। उसके बाद कल फिर हम क्या करेंगे कि आपका स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड लेकर के आएंगे, प्लस टेस्ट पे डिस्कशन करा देंगे, ठीक है। चलिए तब तक हमें क्या कीजिए दोस्त की इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले नए सेट में और एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।